यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये मिशन अभ्यास के नाम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जो है टेस्ट की जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, इसमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। विकल्प आपके हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो केवल इसमें क्या है आपका पहला विकल्प सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसे परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य कौन से लोग थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवेल। मद्रास तथा बंबई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाया गया। अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इनका न्यायाधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से परितोष एवं उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हो गया। तो हमने क्या देखा, एक पूरा क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सारी चीजें कर ली। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, पूरा टॉपिक भी तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो ये फायदा है मिशन अभ्यास करने का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। कथन एक है, इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दोनों कथन क्या है आपके सही है। आइए देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ठीक है, इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक फैन और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इसके अतिरिक्त अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा। उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना हुई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत सर्वप्रथम
सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। तो केवल कथन एक सही है। आइए देखते हैं क्या कहता है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रिविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप ट्रस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट जो है प्रदान की गई। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। तो ये था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायकी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के साथ इस प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं हो सका। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य मैकाले था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या कहता है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से जो है चुने जाते थे तथा उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। बर्मा वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन क्या कहता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कारण दिया गया है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई थी। ठीक है, तो सही भी है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत वायसराय की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। अब इस परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य शामिल हो सकते थे। उनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। वायसराय को परिषद की संतुष्टि के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह थी।
इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसीलिए जो है ए आर दोनों सही हैं और आर उसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना था। पहला कथन था, इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्मात्री संस्थाओं को बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। ऐसा क्यों है, देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया, यद्यपि मतदान का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे क्या दिया गया था? मतदान का अधिकार दिया गया था, इसलिए गलत था। इस माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अगला जो प्रश्न है आपका, मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा खां थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या दिया गया आपका? गलत दिया गया। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। यह सुधार 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई। उदाहरण के लिए लोकहित के विषय पर संकल्प प्रस्तावित करना आदि।